नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने खेल जगत की हस्तियों से की मुलाकात। न्यूजीलैंड को आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी की हस्तांतरित, पीएम के सम्मान के विशेष भोज का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में उद्यमियों से की बात। साझा विकास के लिए रोडमैप बनाने पर दिया जोर। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का दिया मंत्र। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे को विदेश मंत्रालय ने बताया बेहद सफल। कहा, दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर हुए सहमत। एग्रीकल्चर और डेयरी पर प्लान तैयार। नौसेना में शामिल हुआ 75% स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्रगिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समुद्री सुरक्षा पर दिया जोर। कहा, समुद्र में भारत निर्णायक स्थिति में। और बेल्जियम को 2-1 से मात देकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन। अंतिम 4 में फ्रांस से होगा मुकाबला। आज क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड और नॉर्वे होंगे आमने सामने। आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। न्यूजीलैंड दौरे के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। इस दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद रहे। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर और स्पोर्ट्स न्यूजीलैंड की सीईओ रेलन कैसल ने पीएम मोदी की अगवानी की। पीएम मोदी ने अलग अलग खेलों के खिलाड़ियों से वहां पर हो रहे खेल कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान न्यूजीलैंड को आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी का हस्तांतरण किया गया। इसी श्रृंखला का आयोजन 2028 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने लंच आयोजित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी, यूपीआई और न्यूजीलैंड पेमेंट सिस्टम के बीच सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध काफी पुराने हैं। कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों, इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता और यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही। इसके अलावा आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक रग्बी टीम की तरह हैं जो एक साथ चुनौतियों को टैकल करेंगे।
जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों देशों के साझा विकास के लिए एक रोड मैप बनाए जाने और उसे क्रियान्वित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भारत में है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र है और ऐसे में भारत में निवेश के अवसर इंफ्रा निर्माण से लेकर स्पेस, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है। उन्होंने अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $15 बिलियन के निवेश प्रतिबद्धता पर खुशी जाहिर की। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। उन्होंने न्यूजीलैंड की माउरी संस्कृति और भारत की परंपरा में प्रकृति के महत्व को साझा विरासत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि साझा मूल्यों पर आधारित समावेशी और सतत विकास का मॉडल तैयार कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। भारत और न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने दोनों देशों के बीच एफटीए से विकास का माहौल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत न्यूजीलैंड के बिजनेस लीडर्स लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं।
The Prime Minister and I, in a government sense, at a top-to-top level, have created a free trade agreement, and we can create the conditions for growth, but it's all of you in this room as the business leaders that ultimately go off and create that growth. And that growth becomes the wealth by which we lift the living standards of people, both here in New Zealand and in India. न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत में 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने इस बदलाव को प्रेरणादायक बताया। Under Prime Minister Modi's leadership, he has lifted 250 million people out of poverty. There is now 440 million people in the middle class. About to be 750 million by the end of the decade, and it is an incredible transformation. As someone who has been to India many times, and to see the move from low income to middle income to high income, it is just so inspiring and so exciting to see the transformation that has taken place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें रक्षा क्षेत्र के समझौते से सैन्य सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिए जाने पर सहमति बनी। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों के उल्लेख से लेकर मुक्त व्यापार समझौते पर तीव्र गति दोनों देशों के बीच हुए समझौतों का मजबूत आधार बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की ओर ले जाने पर खुशी व्यक्त की। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। I think we've made tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda, but today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भारत न्यूजीलैंड की मजबूत साझेदारी पहले से और सशक्त हुई है। ये 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा है। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑकलैंड के ही गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड की समृद्ध विरासत और पारंपरिक माओरी पोहिरी के भाव से भव्य स्वागत किया गया। माओरी पोहिरी न्यूजीलैंड के मूल निवासियों माओरी समुदाय की एक पारंपरिक और औपचारिक स्वागत समारोह प्रक्रिया है। ब्यूरो इनपुट के साथ आर्येंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान।
LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय नौसेना की ताकत में एक नया अध्याय जुड़ गया है। समुद्र की लहरों को चीरते हुए और दुश्मन के रडार को चकमा देने में माहिर युद्धपोत INS महेंद्रगिरी F-38 समुद्र में राज करेगा। इस विध्वंसक फ्रिगेट को विशाखापत्तनम में विधिवत रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। इस अल्ट्रा मॉडर्न युद्धपोत का डिजाइन भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया गया है। इस खास मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। के बाद आपने देखा इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के आवश्यक कार्गो को लेकर चल रहे 18 मर्चेंट वेसल्स को सुरक्षित एस्कॉर्ट किया। यानी हमारी नेवी केवल एक फाइटिंग फोर्स नहीं है, बल्कि भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी मजबूत संरक्षक बनकर हमारी यह इंडियन नेवी इमर्ज की है। इसके अलावा उन्होंने महासागर के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आज के समय में पूरी दुनिया की निगाहें हिंद प्रशांत क्षेत्र पर है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की निगाहें इंडो पैसिफिक रीजन पर है और इस क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक विजन दिया है, महासागर, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। हम इस रीजन में सबके लिए सुरक्षा और विकास चाहते हैं। भारत इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में, एक भरोसेमंद साथी के रूप में उभरा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पारंपरिक और आधुनिक दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती है। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गया है। आज के समय में मैरीटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। समुद्र हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ हमारे ट्रेड, हमारे व्यापार, हमारी सप्लाई चेन्स, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की भी मैं मानता हूं कि एक लाइफ लाइन है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में संगठन में कई अहम बदलाव किए गए। पार्टी नेता ऋतव्रत बनर्जी ने बताया कि चंद्रिमा भट्टाचार्य को राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल करते हुए अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिप्लब मित्रा को अखिल भारतीय महासचिव के साथ साथ पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं जावेद अहमद खान को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी ने अपने संगठनों के लिए भी नए पदाधिकारियों की घोषणा की। विधायक अनिसुर रहमान को तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और पार्षद सौरभ बसु को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने सभी जरूरी दस्तावेज तय समय सीमा के भीतर शाम 5:30 बजे तक जमा कर दिए हैं। उनका कहना था कि टीएमसी ने सभी नियमों का पालन किया है और उन्हें उम्मीद है कि फैसला उनके खिलाफ नहीं होगा।
और अब खबरें फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लॉस एंजलिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फैबियन रुइज और मिकेल मेरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मौजूदा उपविजेता फ्रांस से होगा। ये मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के 30वें मिनट में बेल्जियम के गोलकीपर थिबाउट कुर्तुआ ने डैनी एल्मो का पहला शॉट रोका, लेकिन रिबाउंड पर फैबियन रुइज ने शानदार फिनिश करते हुए स्पेन को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले हाफ के अंत से ठीक पहले बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने 41वें मिनट में हेडर के जरिए गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। स्पेन की ओर से दूसरा गोल मिकेल मेरिनो ने किया। ये गोल खेल के 88वें मिनट में आया। स्पेन और फ्रांस के बीच सेमीफाइनल मुकाबला अब बुधवार को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में आज देर रात दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और नॉर्वे के बीच ये मैच खेला जाना है। दोनों टीमों के बीच ये मैच मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे नॉर्वे की टीम ने इस विश्व कप में अब तक अपने परफॉर्मेंस से सभी को चौंकाया है, जबकि इंग्लैंड की टीम ने सहमेजबान मेक्सिको के खिलाफ जिस अंदाज में जीत दर्ज की, वो इस टीम के आक्रामक अंदाज का एक और चेहरा बनकर सामने है। हैरी केन वर्सेस अर्लिंग हालांड। दो दिग्गज अब एक दूसरे के आमने सामने होंगे। मौका फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल का होगा। एक तरफ जोश से भरी नॉर्वे की टीम है, तो दूसरी तरफ अनुभवी इंग्लैंड की टीम। मेरे साथ मंच पर उपस्थित तो केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, श्रीमान प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी, मंत्री दिल्ली सरकार, एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा जी, श्री कुलदीप चहल, माननीय उपाध्यक्ष एनडीएमसी, और इस छोटे से सभागार के अंदर आए हुए सभी पुस्तकों के प्रेमी शिक्षक और विशेषकर युवा विद्यार्थियों को मेरा राम राम नमस्कार। मित्रों, आज दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज यहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक और अनेक भीम का एक कार्य को समाप्त करने वाले देश के महान नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से यहां पर एक पुस्तकालय की शुरुआत हो रही है। एक बहुत बड़े विचारक ने कहा है कि देश का भविष्य कैसा है, इसका आकलन करना है तो देश की कृषि कितनी समृद्ध है इससे नहीं हो सकता। देश के बाजारों में कितनी भीड़ है इससे नहीं हो सकता। देश में कितने उद्योग लगे हैं इससे भी नहीं हो सकता। देश की लाइब्रेरी में कितनी भीड़ है और युवा है या नहीं है इस पर से हो सकता। क्योंकि राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र को वैभव दिलाने वाली सारी गतिविधियों का मूल ज्ञान से होता है, विवेक से होता है और विवेक को व्यवहारू रूप से ढालने से होता है। और वो ज्ञान केवल और केवल पुस्तकालय ही दे सकता है। मैं हमारी युवा पीढ़ी को अपील करना चाहता हूं कि एक बार पुस्तकालय के साथ जुड़ जाइए। आपके व्यक्तित्व में देखते 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 अद्भुत निखार आ जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा।
और मैं मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैं एक छोटे कस्बे के अंदर पैदा हुआ था। मेरा बचपन छोटे कस्बे में गया है, मगर मेरे कस्बे में एक समृद्ध पुस्तकालय था और मेरा सौभाग्य है कि मेरा बचपन वो कस्बे में गया, क्योंकि मैं वो पुस्तकालय से जुड़ा। वो पुस्तकालय ने मेरे जीवन में देखते 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 अद्भुत परिवर्तन ला दिया। जब छोटा सा बच्चा था तब अलाउद्दीन का जादुई चिराग, अली बाबा 40 चोर, सिंदबाद की सफर पढ़ता था। वो पढ़ते पढ़ते मेरी यात्रा कब वेद और उपनिषद तक पहुंच गई मुझे भी मालूम नहीं पड़ा और चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई। ऊपर एक सुंदर वाक्य लिखा है, बोलने के पहले सोचना चाहिए, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते हैं। कोई भी वाक्य बोलना है तो उसके पहले सोचना चाहिए और सोचने के पहले पढ़ना चाहिए कि क्या सोचना है, और वो पुस्तकालय ही करा सकता है। बहुत सुंदर सुभाषित, संस्कृत सुभाषित का हिंदी अनुवाद ऊपर मैंने पुस्तकालय में देखा है। आज जब मैं इसके उद्घाटन में आया हूं तब मैंने मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक छोटा सा प्रयोग किया है। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर गांव में मैंने पुस्तकालय खोला है। अब आप सोचोगे कि हर गांव में पुस्तकालय कैसे हो सकता है, मगर एक छोटा सा पुस्तकालय है जिनके अंदर 3-4 हजार पुस्तकें हैं। मगर वो पुस्तकालय को मैंने 1.25 लाख पुस्तक जिसमें है वो पुस्तकालय के साथ लिंक करा है, और 4 मोबाइल वान वो गांव का पुस्तकों की दुनिया में गोता लगाने वाला बच्चा वो पुस्तकालय में जो पुस्तक का नाम लिख देता है वो हर शुक्रवार को उसको वहीं गांव में ही डिलीवरी हो जाती है। हमने हर पुस्तकालय को स्कूलों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। यहां पर भी जो ग्रंथपाल होंगे उसका मेरा आग्रह है कि दिल्ली की आसपास की 10 विधानसभाओं के सारे विद्यालय में आप संपर्क करिए, वहां के युवाओं को इसके साथ जोड़िए और उनको यहां आने की एक बार आदत डाल दीजिए। बाकी का काम तो पुस्तक खुद कर देगा। एक बार युवा पढ़ने की आदत बना लेता है तो अच्छे बुरे का निर्णय वो स्वयं कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पुस्तकालय हमारी रुचि के अनुरूप अगाध ज्ञान सागर में गोता लगाने का मौका भी देते हैं और सागर के नीचे पड़े मोती और रत्नों को चुनकर ऊपर लाने का साहस भी देता है। और ज्ञान सागर के गोते से निकले हुए मोती और रत्न ही व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाते हैं, देश को संस्कृत बनाते हैं, शिक्षित बनाते हैं और सुरक्षित बनाते हैं। पुस्तकालय का कम से कम मेरे जीवन में तो बहुत बड़ा योगदान है। मैं युवाओं को निश्चित कहना चाहूंगा कि हम जो सोचते हैं, आपकी एक अवस्था होती है, उस अवस्था में जो सोचते हैं इसको संचित किए हुए ज्ञान से समृद्ध करिए। यहां जो व्यवहारू लोगों ने अनेक पुस्तक लिखे हैं वो ज्ञान को और विवेक को व्यवहार से अनुभव सिद्ध कर लीजिए और फिर सोचकर देखिए, आप में बहुत बड़ा बदलाव आप प्राप्त करेंगे। और ग्रंथपाल जी से मेरा आग्रह है कि इस पुस्तकालय को आसपास के सभी विद्यालयों के साथ जोड़ना चाहिए। और मेरा दिल्ली सरकार से भी आग्रह है कि जितने पुस्तकालय दिल्ली सरकार में हैं वो सभी को एक दूसरे के साथ लिंक करिए
और स्कूलों को इसके साथ जोड़ने के लिए एक योजना बनाई है। ढेर सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो एक काम में अपना योगदान देना चाहते होंगे। एक बार हम कार्य योजना बनाएं और कार्य योजना से पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं आज निश्चित रूप से कह सकता हूं, यहां केशव जी ने दिनकर जी का नाम लिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जब तक आप दिनकर जी को नहीं पढ़ते हैं, इस देश को नहीं जान सकते हैं। इस देश को जानना है तो दिनकर जी को पढ़ना पड़ेगा। और पुस्तकालय ऐसे अनेक महानुभावों को उनके साथ पहुंचने का जरिया बन सकता है। आज 2 मंजिला इस इमारत के अंदर बस 30,000 से ज्यादा पुस्तकों का संग्रह है। रिसर्च करने वालों के लिए भी अलग व्यवस्था है। यहां पर जिस सभागार में बैठे हैं, बहुउद्देशीय सभागार भी बहुत आधुनिक बना है। आधुनिक रीडिंग एरिया भी बना है। किड्स जोन, रिसर्च सेंटर, ई लाइब्रेरी, जिसमें 1 करोड़ पुस्तक ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं और सारा वाईफाई फ्री है। और ऊपर कई सारे मॉनिटर लगाए हैं जिसमें आप आपकी नोट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और आपके विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। लिफ्ट भी लगी है। RFID एक अत्याधुनिक, जो लोग पुस्तकालय से जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि ग्रंथागार के व्यवस्थापन के लिए एक बहुत सुंदर सॉफ्टवेयर बना है। RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली भी यहां शुरुआत से ही इंट्रोड्यूस कर दी गई है। ओपेक कैटलॉग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ यहां आपको जुड़ाव प्राप्त होगा। किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। और 1 करोड़ ई बुक्स यहां पर उपलब्ध है। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस और 32,000 पुस्तक। और मुझे विश्वास है दिल्ली सरकार सारे पुस्तकालयों को जोड़ने की भी प्रक्रिया जरूर करेगी, विद्यालयों के साथ और सारे पुस्तकालयों को एक दूसरे के साथ। तो ये ग्रंथागार और समृद्ध हो जाएगा। मित्रों, आज मैं NDMC को एक दूसरी बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि ग्रंथालय का नाम उन्होंने जयप्रकाश नारायण के नाम से किया है। जेपी एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन में ढेर सारे विचारों को अपनाया, मगर जिस विचारधारा से उन्होंने काम किया, वो विचारधारा में उत्कृष्ट जगह पे हमेशा पहुंचने का प्रयास किया। जयप्रकाश नारायण आजादी के आंदोलन के एक प्रमुख और प्रखर सेनानी थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला, उनको हजारीबाग जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज निश्चिंत होकर बैठे थे कि जेपी अब जेल में है। अंग्रेजों को चकमा देकर 18 फुट लंबी दीवार लांघकर जेल से निकलकर फिर से भारत छोड़ो आंदोलन में व्यक्ति जुड़ गया। अब किसी को लगेगा कि 18 फुट लंबी
दीवार लांघना कौन सी बड़ी बात है, मगर उस वक्त जेल की दीवार लांघने की सजा 303 की गोली से शूट कर दिया जाता था। उस जमाने में उन्होंने सहाय किया। सर, आजादी के बाद सरकार बनी, ढेर सारे लोगों ने आग्रह किया सरकार में जुड़िए, नहीं जुड़े। समाजवाद का अध्ययन किया, धूल कांग्रेसी रहे, समाजवादी विचारधारा को अपनाया, समाजवादी कांग्रेस की स्थापना की, विनोबा भावे के अनुयायी बने, भूदान यज्ञ के साथ जुड़े और सर्वोदयी विचारधारा को देश के गांव गांव में फैलाने का काम किया। अनेक आश्रम बनाए और चंबल के क्षेत्र में जो बागियों का, डाकुओं का आतंक होता था, 250 से ज्यादा डाकुओं को सरेंडर कराने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया था और 4 राज्यों के 22 जिलों में डकैतों की जो बहुत बड़ी समस्या थी उसको समाप्त करने का काम जयप्रकाश नारायण ने किया। जेपी विदेशी विचारों को जरूर पढ़े, विदेश में भी जरूर पढ़े, मगर धरातल पर जीने वाला वो भारतीय व्यक्ति जब इस देश पर इंदिरा जी की सत्ता पिपासा ने लोकतंत्र पर संकट ला दिया, जब इमरजेंसी डाल दी गई, आपातकाल का जेपी ने डट कर विरोध किया। और एक प्रकार से कहा जाता है कि इंदिरा को आपातकाल डालने के लिए भी मजबूर उन्होंने किया था। बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने पूरे देश में आह्वान दिया संपूर्ण क्रांति का बिहार के गांधी मैदान के अंदर, और इंदिरा गांधी जी का विश्वास डिग गया। इन्होंने इमरजेंसी डाली, जेपी, अटल जी, अडवाणी जी, उस वक्त के देश के सारे नेताओं को, हर विचारधारा के नेताओं को जेल में पुर दिया, अखबारों पर ताले लग गए और जैसे पूरा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की दृष्टि से अंधकार की रात्रि में, काल रात्रि के अंदर डूब गया। तब दिनकर जी ने एक वाक्य कहा था, अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश। और देखते 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 अंधेरे में एक प्रकाश, जय प्रकाश, जय प्रकाश, ये नारा चुनावी नारा बन गया। और जब चुनाव हुआ, इंदिरा जी स्वयं रायबरेली से चुनाव हार गई। मित्रों, एक बहुत बड़ा पदार्थ पाठ था, लेसन था, सत्तांध बने हुए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के लिए। सत्ता पर सजग होकर बैठा जाता है, सत्तांध बनकर नहीं बैठा सकता, अंधे होकर नहीं बैठा। सत्ता कई बार व्यक्ति की आंखों के सामने अंधापा ला देती है। अगर ऐसा होता है तो जनता इसका हिसाब बरोबर कर देती है। इसका उदाहरण जयप्रकाश नारायण ने इस देश के अंदर सेट किया और पहली बार देश में नॉन कांग्रेसी सरकार बनी। मोरारजी देसाई इसके प्रधानमंत्री बने और जेपी अपने पूरे जीवन काल में अनेक पड़ाव पसार करते करते अंतिम पड़ाव में भी देश के लोकतंत्र की रक्षा करने में सफल रहे हैं। मैंने जेपी को एक ही बार सुना है, अहमदाबाद के फुटबॉल ग्राउंड में उनकी सभा थी। हम हमारे गांव से गए थे, मैं छोटा सा बच्चा था, बीमार हो चुके थे, कुर्सी पर बैठकर बोलते थे, मगर मैं आज भी उनकी ओजस्वी वाणी को भूल नहीं सकता। उनका एक वाक्य था, देश प्रधानमंत्री से नहीं बनता है, देश करोड़ों भारतीयों से बनता है और प्रधानमंत्री करोड़ों भारतीय तय करते हैं। और ये वाक्य ने पूरे देश में एक चेतना जागृत की थी
और परिवर्तन हुआ था। मित्रों, आज फिर से एक बार एनडीएमसी के अध्यक्ष श्री केशव जी को, भाई कुलजीत को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने पूरा सोच विचार कर एक पूर्ण पुस्तकालय की परिकल्पना की है। अब ये परिकल्पना को स्कूलों तक, विद्यालयों तक दिल्ली सरकार ने पहुंचाना चाहिए और सारे पुस्तकालयों के बीच में एक अनुबंध कर कर पुस्तकों का निर्बाध प्रवाह, ज्ञान का निर्बाध प्रवाह एक बार इसकी रचना करनी चाहिए। और दूसरा भी मैं उनको धन्यवाद कहता हूं कि जेपी के नाम से बने हुए पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाकर उन्होंने मुझे मौका दिया है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी हमेशा से मेरे लिए आकर्षण का केंद्र रही है और यहाँ पर जेपी के नाम से भी पुस्तकालय बनाया गया है। मैं आज के इस शुभ मौके पर दिल्ली के अनेक विद्यार्थी जो किशोर है, युवा है, उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि यह ज्ञान की पिपासा तृप्त करने का जो ये माध्यम यहाँ पर शुरू हुआ है, इसका आप फायदा लीजिए और अपने जीवन को निखारिए। अपने जीवन को निखार कर देश को 2047 तक आत्मनिर्भर बनाए, यही शुभकामनाएं। वंदे मातरम। तो नई दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और इस मौके पर संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने साफ तौर पर युवाओं से अपील की कि किसी न किसी लाइब्रेरी से आपको जरूर जुड़ना चाहिए और पुस्तकें आप पढ़ते रहें ताकि आपके जीवन में भी निखार आता रहे। और उन्होंने आज, क्योंकि इस लाइब्रेरी का नाम जयप्रकाश नारायण है, तो उन्होंने जेपी को भी अपने संबोधन के माध्यम से याद किया। फिलहाल समाचार में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।